आइए तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा और कौन सी क्लास है वो? ट्वेल्थ क्लास में कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है अपने पास? आज सब कुछ लिखवा दूंगा और इसके अंदर अपने पास में दो तरीके का, एक तो रिटन एग्जाम होगा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा और दूसरा प्रैक्टिकल। लिखते जाना आज। हाँ, सब लिखना है, सब लिखना है। अब सब लिखना है तो जब लिख ही रहे हो तो नॉलेज अच्छे से लो, सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई है आपको। देखो, पेपर हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 80 मार्क्स का आपके पास में रिटन एग्जाम और प्रैक्टिकल आपके पास 20 मार्क्स। बातें नहीं करनी है बस। फिर अपन ने कहा कि रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो इसमें वैसे 3 पार्ट होते हैं हमारे पास, 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में क्या क्या रहता है? पार्ट ए में आपके पास सबसे पहले आएगा एनपीओ। फर्स्ट चैप्टर जो आपके पास टीएस की बुक में दे रखा है एनपीओ है, और ये 10 मार्क्स का चैप्टर। दूसरा जो टॉपिक रहता है दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप 30 मार्क्स की है कि पार्टनरशिप के केस में अपन अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तीसरा अपने पास जो रहता है इसमें क्या रहता है? कंपनी। तीसरा जो टॉपिक है दैट इज कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री वगैरह कैसे करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। दिस इज 20 मार्क्स। तो जो पार्ट ए है वो 60 मार्क्स का है। पार्ट बी जो है इसके अंदर बुक आती है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी आपके पास 20 मार्क्स की बुक है। लेकिन इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, टोटल 5 चैप्टर्स हैं इसके अंदर आपके पास। पहला चैप्टर आपके पास नॉर्मली बैलेंस शीट का और पीएनएल का फॉर्मेट है। दूसरा चैप्टर आपके पास में थ्योरेटिकल है। थर्ड चैप्टर एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है थर्ड चैप्टर से, वो बहुत आसान है। अगर मैं चाहूँ तो आज सब बच्चों के 4 नंबर आ सकते हैं आज के डेट में, इतना आसान है। उसके बाद आपके पास में फोर्थ चैप्टर आपके पास अकाउंटिंग रेशियोज और फिफ्थ चैप्टर आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस वाली बुक में 2 बड़े चैप्टर्स हैं, एक अकाउंटिंग रेशियो और दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, वो सब बाद में बात करें। और एक होता है हमारे पास पार्ट सी। ये पार्ट सी क्या होता है आपके पास? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और पार्ट बी, इन दोनों में अपने पास क्या है? ऑप्शन है। बट स्कूल में मोस्टली यही पढ़ाते हैं तो बच्चों को पता नहीं होता। पार्ट बी और पार्ट सी में चॉइस रहती है, आप चाहें तो स्कूल में ले सकते हैं। पेपर जब बोर्ड में आएगा तो उसमें पार्ट सी भी आएगा। अभी उस दिन दिमाग घूम जाए ये क्या दे दिया, ये करना है कि नहीं करना है, इसलिए बता दिया। ठीक है, नहीं तो उस दिन दिमाग घूम सकता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। प्रैक्टिकल एग्जाम की भी मैंने बात करी थी आपसे कि प्रैक्टिकल के अंदर भी क्या होता है, एक रिटन एग्जाम होगा 12 मार्क्स का। और ये बात भी बताई थी कि इस 12 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का होगा और एक क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो का होगा। तो अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वो यहां पर भी आएगा 80 मार्क्स में भी, और यहां पर भी आएगा। मतलब सेम क्वेश्चन वही एज इट इज, आपको 2 जगह उसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपके पास इसमें सेम आएगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये आपके पास जो आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो इसी बुक पर बेस्ड होगा, पार्ट बी पर। इसलिए 40 मार्क्स की बुक हो जाती है। हमने कहा इसमें आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा 4 मार्क्स, आपका वाइवा होगा दैट इज 4 मार्क्स, टोटल 20। ये तो हमने पहली बात कर ली थी। चलें आगे। फिर अपन ने बात करी, पार्टनरशिप को स्टार्ट किया। तो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, तो सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में अपन ने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप की डेफिनेशंस। तो हमने कहा पार्टनरशिप की डेफिनेशन है क्या? पार्टनरशिप इज अ
रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, आराम आराम से, आराम आराम से। हमने क्या कहा, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स लगाया, दैट मीन्स कम से कम दो और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। 50 की रेस्ट्रिक्शन किसने लगाई, कंपनीज एक्ट 2013 ने लगाई। ध्यान रखना, पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं लगाई, किसने लगाई, कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर किसी पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा पार्टनर हो जाएंगे तो वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी आपके पास, वॉइड हो जाएगी। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स जिन्होंने क्या कस्में खाई है, साथ जीने की और साथ मरने की, हु हैव एग्रीड। तो एग्रीड से बना था एग्रीमेंट। हमने कहा पार्टनरशिप किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने से नहीं बनती, वो तो ऑप्शनल है, करवाना चाहो तो करवा सकते हो। तो पार्टनरशिप बनती कैसे है, क्या स्टेटस से बनती है, नहीं। स्टेटस से क्या बनता है, हाँ, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF स्टेटस से बनता है, बट पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं बनती। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपलसरी नहीं है। तो हमने कहा पार्टनरशिप कैसे बनेगी, एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, क्या रिटन ही होना कंपलसरी है या ओरल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा हु हैव एग्रीड, किस बात पर एग्री हुए होंगे। एग्रीमेंट में हमने बात कर ली कि एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। किस बात पर, टू शेयर द प्रॉफिट्स। मैंने कहा यहां पर वर्ड सिर्फ क्या है, प्रॉफिट्स, कौन सा वर्ड नहीं है, लॉस वर्ड नहीं है। वाइफ सिर्फ सुख में साथ देती है, दुख में साथ नहीं देती, है ना। तो कहा ना कि ये डेफिनेशन के अंदर नहीं है, बट अपन क्या समझ के चलते हैं, वैसे लॉस नॉर्मली बढ़ता है, बट उसका रीजन ये है कि ये तो जरूरी है कि अगर 4 पार्टनर हैं तो सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में प्रॉफिट को शेयर करेंगे ही करेंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टनर को लॉस शेयर करने को हम मना कर दें कि भाई ठीक है आपको लॉस बियर करने की जरूरत नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। बट किसी पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ पर हमने कहा कि ये वर्ड प्रॉफिट्स है, लॉस यहाँ पर नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि लॉस पार्टनर्स में बटता नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी में बटे। कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है जिसको हम लॉस शेयर करने ना दें, एग्जाम्पशन मिल सकती है। मैंने एग्जांपल दिया था, तुम लोगों ने कहा सर चलो धारोड़ा में कोई कोचिंग नहीं है, वो आई है वहां से धारोड़ा से पढ़ने के लिए, कह रही सर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, आप खोल लो, वहीं पर खोल लो, मैं भी वहीं पढ़ लूँ, है ना। तो उस सिचुएशन के अंदर मैं कह सकता हूँ यार टाइम नहीं है, लॉस हो गया तो नुकसान हो गया। तुमने कहा सर टेंशन ना लो, लॉस होगा तो हमारा होगा, आपको तो सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। किसी पार्टनर को हम क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो हमने कहा टू शेयर द प्रॉफिट्स, किस चीज के प्रॉफिट, ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। क्या बैंक को लूटने के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं, नहीं। क्या स्मगलिंग करने के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं, नहीं। क्या समाज सेवा करने के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं, नहीं। हमने कहा पार्टनरशिप क्या, रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ऐसा बिजनेस जिसको कौन चलाएगा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमने कहा था ना घर पर क्या तो पापा की चलती है तो मम्मी की चलती है, तो दोनों की मिलीजुली सरकार चलती है। ये डेफिनेशन दी किसने, सेक्शन 4। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 4। कौन सा एक्ट है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। फिर अगला टॉपिक इसमें आता है आपके पास, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला पॉइंट आया आपके पास, दैट इज रिलेशन बिटवीन पर्सन से। पहला पॉइंट क्या बना अपने पास, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस।
एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। तो मुझे बताओ मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने कहा था ना लाइफ पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप है, बट वहां 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा आजकल खैर मॉडर्न जमाना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। और 50 की रेस्ट्रिक्शन किसने लगाई है? कंपनीज एक्ट। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखें। क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप एक्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, और इसीलिए सीबीएसई पूछता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताओ। चले, सेकंड पॉइंट क्या था आपके पास? पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन पर्सन से एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड। एग्रीड से क्या बना? एग्रीमेंट। तो हमने कहा पार्टनरशिप कैसे बनती है? बाय स्टेटस नहीं बनती, तो पार्टनरशिप बनती है एग्रीमेंट से। तो हमने कहा पार्टनरशिप comes into existence when agreement। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आती है एंड नॉट बाय स्टेटस। ठीक है, फिर अपन ने कहा कि ये एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? क्या रिटर्न होना कंपलसरी है? द एग्रीमेंट में बी रिटर्न और ओरल, दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखें। और जो ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है इसी को अपन क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। डीड एग्रीमेंट को बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आया अपने पास, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, किस बात के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, तो हमने कहा ये तो जरूरी है कि सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करें। ऐसा नहीं हो सकता 4 पार्टनर, 3 ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और एक पार्टनर को नहीं दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं हो सकता, बट लॉस के केस में ऐसा पॉसिबल है। 4 पार्टनर है, 3 को प्रॉफिट मिला, 3 में लॉस शेयर किया और एक पार्टनर ने लॉस बियर नहीं किया, ऐसा पॉसिबल। तो हमने कहा इट इज नेसेसरी that all the partners must share the profits of a business in the agreed ratio if any, otherwise equal, but it is not essential that all the partners must share the losses of the firm। ये तो जरूरी है कि सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करें,
बट ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है लो शेयर करने से? यस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? फिर आप देख सकते हैं who have agreed to share the profits of a business. नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस। तो हमने कहा था बिजनेस मस्ट बी लॉफुल और लीगल, एक ही बात है। तो हमने कहा बैंक को लूटने के लिए हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, स्मगलिंग करने के लिए हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, समाज सेवा करने के लिए हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। हम लिखते हैं पार्टनरशिप। मैंने कहा था बिजनेस होना जरूरी है और साथ में बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए ना। तो हमने कहा पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड, पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर carrying out charitable activities or carrying out charitable activities as their objective is not to earn profits and the activities whose objective is not to earn profit does not constitute business। अपन उसको बिजनेस ही कंसीडर नहीं करते। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। और लास्ट पॉइंट दैट इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, बट उससे बेटर वर्ड है हमारे पास म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, और म्यूचुअल एजेंसी ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है जब हमें ये देखना होता है कि दो लोगों के बीच पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है। तो प्रॉफिट शेयरिंग तो एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। प्रॉफिट शेयरिंग से हमें कंफर्म नहीं होता कि पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है। हाँ, एक आइडिया जरूर मिलता है कि अच्छा प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप हो सकती है, बट कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है आपके पास? म्यूचुअल एजेंसी। सी फाउंडेशन में 6 नंबर का सवाल है, म्यूचुअल एजेंसी। हमने कहा कि अ पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ। प्रिंसिपल दो तरीके के होते हैं, याद है 11th वालों को? हाँ, जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझाता हूँ तो सबसे पहले समझाता हूँ प्रिंसिपल दो तरीके के होते हैं, एक पीएलई और एक पीएल, स्कूल वाले प्रिंसिपल। तो अ पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ एंड एज एन एजेंट फॉर अदर पार्टीज। मतलब जो खुद के लिए डिसीजन ले रहा है वो तो है ही, खुद के डिसीजन से खुद तो बाइंड हो ही रहा है, अपने डिसीजन से बाकी पार्टनर्स को भी क्या करेगा? बाइंड करेगा। एक पार्टनर डिसीजन लेता है तो सारे पार्टनर्स उससे क्या होंगे? बाइंड हो जाएंगे। और अगर किसी और पार्टनर ने डिसीजन लिया तो उससे ये पार्टनर भी क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting together।
गिवन बाय सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर अपन ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अगला टॉपिक पढ़ा राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ अ पार्टनर। राइट्स की बात करें तो अपन ने कुछ राइट्स पढ़े, टोटल कितने, 5 राइट्स पढ़े। ठीक है, ये याद हो जाने चाहिए, लास्ट तक भी पॉइंट याद रहते हैं, 2 साल बाद भी पूछेंगे ना तो वो याद रहेंगे कि इसमें कितने पॉइंट पढ़े थे। राइट्स ऑफ अ पार्टनर, तो पहला राइट है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट्स टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आप लोगों के साथ पार्टनर हूं और कभी कभार बिजनेस में जाता हूँ, टाइम होता है मेरे पास, तो मैं कभी कभार बिजनेस में विजिट करता हूँ, बट जिस दिन जाऊंगा क्या उस दिन मैं बुक्स देख सकता हूँ? यस, उस दिन मैं बुक्स को चेक कर सकता हूँ। और क्या कोई मना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या मैं उसकी फोटोकॉपी भी करके लेके आ सकता हूँ? यस। दूसरा राइट, दूसरा और तीसरा हमने पढ़ा था, हर पार्टनर के पास राइट होता है किसी को आने से रोकने का राइट और खुद जाने का राइट। तो हमने कहा था कि अगर कुछ पहले से एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच तब ये ऐसा होता है। तो हमने क्या कहा, दैट इज राइट टू डिसअलाउ, right to disallow the admission of a new party। लेकिन ये कब होगा? जब कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है हम तो मेजोरिटी बेसिस पे डिसीजन लेंगे, तो फिर मेजोरिटी चलेगी, एक पार्टनर के मना करने से बात नहीं बनेगी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, एक्स अपने बेटे जेड को पार्टनर बनाना चाहता है बट वाई इस बात पर एग्री नहीं करता। तो उस सिचुएशन में क्या जेड का एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक भी पार्टनर अगर मना कर दे तो फिर नए पार्टनर को हम एडमिट नहीं कर सकते, भले ही बेटा क्यों ना हो। इवन अगर डेथ भी हो जाती है तो उस केस में भी बाय इनहेरिटेंस कोई भी बेटा अपने फादर की जगह पार्टनर नहीं बन सकता जब तक बाकी पार्टनर्स एग्री ना करें। एग्री करते हैं तो वो बन सकता है, बट अगर एग्री नहीं करेंगे तो वो उसका पूरा हिसाब किताब उसको निपटा देंगे। क्लियर? तीसरा, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। प्रॉपर नोटिस सबको समझ में आया? टेनेंट को कहते हैं 1 महीने खाली करने से पहले इन्फॉर्म कर देना, वरना रिफंड नहीं करेंगे स्कूल में, टीसी 3 महीने। ठीक है। फिर if a partner has advanced any loan to the firm, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रखा है? लोन, देन ही इज entitled to receive, he is entitled to receive interest on such loan। किस रेट से? एट द एग्रीड रेट। ध्यान रखना, अगर एग्रीड है तो उसी पर मिलेगा। अगर एग्रीड 15% है तो 15% के हिसाब से मिलेगा, बट अगर एग्रीड नहीं है, इफ एनी अदरवाइज एट द रेट 6% पर। अगर एग्रीड है तो उसी रेट से, और अगर एग्रीड नहीं है
तो फिर 6% पर एन। लास्ट पॉइंट, इफ एनी पार्टनर has incurred expenses on behalf of the firm if any partner has incurred expenses on behalf of the firm then, वैसे मैं बताऊं, ये जब भी आपके पास इफ के बाद में ये कॉमा आता है, ये इधर इफ लगा हो और यहाँ कॉमा लग जाए तो उसका मतलब होता ही है देन ओनली अदरवाइज नॉट। इस कॉमा को हम रीड करते हैं देन ओनली अदरवाइज नॉट, मतलब अगर ऐसा होगा तो ही अगली वाली कंडीशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे दोबारा से देन हमने कहा था इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड एनी हैज एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म देन ही इज entitled to get reimbursed। ये छोटी छोटी चीजें बाद में बड़ी हो जाती है, इसलिए फाइनल में जाके ये सीखने को मिलता है कि अच्छा ये कॉमा का मतलब है देन ओनली अदरवाइज नॉट, है ना। छोटी छोटी बातें, वहाँ सवाल लंबे लंबे होते हैं फिर हमें पढ़ना पड़ता है, वहाँ पे छोटी छोटी बातों। बताओ राइट्स भी क्लियर है सबको, 5 के 5 राइट्स में कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नॉट, इसका मतलब ये है कि आपके पास किसी पार्टनर ने कोई खर्चा कर दिया पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर, आग लग रही थी या कोई सर्टेन नॉर्मल खर्चा जो एक पार्टनरशिप फर्म को रिक्वायर्ड। अब पार्टनर सारे खर्चों के लिए कोई जरूरत थोड़ी ना सारे पार्टनर से पहले मीटिंग बुलाएगा फिर पूछेगा, तो पार्टनर ने दे दिया खुद के पॉकेट से, तो क्या पार्टनर को फिर राइट है कि उसको वो पैसा वापस मिले पार्टनरशिप फर्म से? यस, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। राइट्स के बाद अपन ने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप डीड। क्या पढ़ा? अपन ने क्या, रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट among the partners the written agreement among the partners which contains the terms of partnership। वैसे 2 दिन के टॉपिक्स बचे हैं बस इस चैप्टर में, बता दूं अगर किसी को लगा चैप्टर लंबा हो। 2 दिन के टॉपिक्स बचे हैं हमारे पास, 2 दिन के बाद आप सारे क्वेश्चंस कर पाए। सिर्फ 2 दिन का ज़्यादा, बाकी पार्टनरशिप में जो फर्स्ट चैप्टर आपके पास बुक में दे रखा है उसका सब कुछ आपसे हो जाएगा। तो विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। फिर आ गया आपके पास नेक्स्ट इज कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स में क्या आता है? कोई भी एग्रीमेंट होता है, डीड का मतलब एग्रीमेंट है, तो अपने का कोई भी एग्रीमेंट होता है तो सबसे पहले तो ये होता है कि एग्रीमेंट हो किसके बीच में रहा है, पार्टीज कौन कौन है। तो हमने कहा था नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। ये ऐसी चीजें हैं जो जनरली पूछता नहीं है, कहीं पर भी आती नहीं है, लेकिन अपने को नॉलेज के लिए कोई कॉन्सेप्ट में ये नहीं बस सवाल करने आंसर मिलाने, अपने को थोड़ा बहुत ये भी होना चाहिए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ यूज करेंगे, थोड़ा मजा आना चाहिए। फिर हमने कहा कि नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। थर्ड, किस चीज का बिजनेस करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस। फोर्थ,
कब से स्टार्ट करेंगे? बताओ, लिखने में कब मजा आता है, पहले या बाद में? क्योंकि साथ साथ अपने को ये क्लैरिटी होती चली जाती है, रिवीजन हो जाता है, और कि हमें समझ में भी आया कि नहीं आया। पॉइंट, सबने कितनी कितनी कैपिटल लगाई? कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईश पाटिल। 6 पॉइंट, अपन ने कहा कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ये लिखेंगे ना, रेशियो क्या है, अगर लिखा है तो जो लिखा है वही होगा। 7th पॉइंट, पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देंगे कि नहीं देंगे? ये आपको लिखना पड़ेगा। अभी मैं वो थोड़ी ना कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये तो मैंने कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि हम लिख सकते हैं। अगर किसी पार्टनर को हमें सैलरी देनी है तो हम उसको कहाँ पर लिख लें? डीड में लिख लें, एग्रीमेंट में लिख लें कि ठीक है, इस पार्टनर को हमें इतनी इतनी सैलरी देनी है। पार्टनर्स रेम्युनरेशन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या हम पार्टनर ने जो कैपिटल लगा रखी है, क्या हम उसको उस पर इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे? ये लिखेंगे इसमें। और उसके बाद हमने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या पार्टनर ने जो पैसा निकाला है, क्या उस पर हम उससे इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन, ये पार्टनर्स लोन कौन सा होगा? जो हमारी लायबिलिटी, मतलब जो पार्टनर ने हमें दे रखा है, ये वो है। ठीक है, जो पार्टनर ने लोन हमें दे रखा है, मतलब लोन ले रखा है, पार्टनरशिप फर्म ने लोन ले रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास पार्टनरशिप डीड की होगी। नो पार्टनरशिप डीड और इफ द पार्टनरशिप डीड silent on a particular provision, then the provisions of the Indian Partnership Act Indian Partnership Act 1932 shall apply। ठीक, तो पॉइंट पे फोकस करना, नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ठीक, पहला पार्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अच्छा जो मैंने पीछे अभी कंटेंट लिखवाए थे ना पीछे,
उसमें और बहुत कुछ लिखा जा सकता है, तो ये मैं सोचना सिर्फ वही पॉइंट्स है। जैसे उसके अलावा बैंक अकाउंट ऑपरेट, कई पार्टनर्स होते हैं, 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, तो क्या चेक पर सबके साइन चलते हैं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप ऐसा हो सकता है किसी को बैंक में रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि भाई ठीक है ये वाला पार्टनर के साइन चलेंगे, या किसी भी 2 पार्टनर के साइन होने चाहिए। हम बैंक में एक लेटर दे देते हैं कि अगर हमारे चेक के ऊपर, फर्म के चेक पर किसी भी 2 पार्टनर के साइन हो तो चलेगा, तो वो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट ऑपरेशन, हम वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कैसे करेंगे, कोई नया पार्टनर आएगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वो कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स एग्रीमेंट में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लाइबिलिटी, तो अपन ने इसमें बात करी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या होगा, इक्वल। 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 है तो 1:1:1, 4 होंगे तो उस हिसाब से। पार्टनर्स रेम्युनरेशन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, या फिर रिटर्न एग्रीमेंट तो है लेकिन उसके अंदर आपने रेम्युनरेशन का कोई पॉइंट नहीं लिख रखा, तो उस केस में हम किसी पार्टनर को रेम्युनरेशन नहीं देंगे। क्लियर है यहां तक? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपके पास हम पार्टनर्स को नहीं देंगे अगर हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड तो है बट उसमें डिसाइडेड नहीं है। और ये हम पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे, नोट चार्ज। और इसकी अपन बात करें तो अपन कहते हैं अलाउड एट द रेट 6% पर एन। और पर एनम को थोड़ा ध्यान रखना, पर एनम का मतलब क्या होगा आपके पास कि टाइम को कंसीडर करेंगे। अगर पूरे साल के लिए लोन दिया तो 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, साल से कम के लिए दिया तो हमें उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक?